नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजॉरिटीज़ की। कौन सी मेजॉरिटीज़ की बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री मेजॉरिटीज़ की। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेजॉरिटीज़ कितने टाइप की होती है। सबसे पहला सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा इफेक्टिव मेजॉरिटी, तीसरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और चौथा स्पेशल मेजॉरिटीज। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इन मेजॉरिटीज़ के बारे में कुछ समझें, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मेजॉरिटीज़ आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं और पार्लियामेंट में इसका क्या रोल है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तब हम ये बात करते हैं कि जितने वोटर्स होंगे एक कंट्री के अंदर या एक स्टेट के अंदर या फिर एक क्लासरूम के अंदर, सबके पास में इक्वल राइट्स होंगे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो वैसा ही कुछ पार्लियामेंट में भी होता है। पार्लियामेंट के अंदर सारे के सारे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, सबके पास में इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। हर एक मेंबर के पास में एक वोट है करने के लिए। जब भी कोई चीज़ डिसाइड करनी होती है, कोई बिल आना होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो मनी बिल होता है या फिर ऑर्डिनरी बिल है या कोई और बिल है, फाइनेंशियल बिल ए है बी है, हर एक के अंदर वोटिंग के थ्रू ही डिसाइड होता है कि वो बिल पास होगा या फिर नहीं होगा। तो हर एक मेंबर को वोट दिया गया है कि वो अपना अप्रूवल दे, या तो वो उसको असेंट दे या फिर ना दे। तो जैसा मैंने बताया अभी कि डेमोक्रेसी के अंदर सबके बहुमत से डिसाइड होगा। बहुमत जो कि मेजॉरिटी वर्ड है, बहुमत, उससे डिसाइड होगा कि वो बिल पास होगा या नहीं होगा, या कोई भी डिसीजन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो जो ये बहुमत का जो कॉन्सेप्ट है मेजॉरिटी का, वो आखिर वर्क कैसे करता है। कॉमन सेंस में ये आता है कि अगर 10 जने हैं और 6 जनों ने अप्रूवल दे दिया है तो वो बिल पास हो जाएगा। जी, हर बार ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप की मेजॉरिटीज़ बताई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी की। मान लीजिए किसी एक क्लासरूम के अंदर 100 बच्चे हैं। वो क्लासरूम जो है डेमोक्रेटिकली गवर्नड है, मतलब सब बच्चों से पूछकर डिसीजन लिए जाते हैं कि गेम्स पीरियड हफ्ते में कितने होंगे, या फिर कोई भी छुट्टी कितने बजे करेंगे, कितने घंटे की क्लासेस होंगी। अगर 50% + 1, 50% से ज़्यादा बच्चे अगर अप्रूवल दे दें और अगर वो डिसीजन जो है वो पास हो जाए कि भाई फ्राइडे सैटरडे 2 दिन गेम्स पीरियड रखे जाएंगे, तो ये एक तरीके की सिंपल मेजॉरिटी से लिया गया डिसीजन होगा। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। सिंपल मेजॉरिटी का यही मतलब है, जैसा कि वर्ड है कि सिंपल है, तो वैसा ही कुछ हो जाएगा कि सिंपल का मतलब हो गया कि भाई 50% से ज़्यादा लोग अगर अग्री कर जाते हैं किसी चीज़ के अंदर, ज़्यादा मतलब एक, अगर यहाँ पे 51 लोग भी अग्री कर गए तो वो सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब सिंपल मेजॉरिटी किसकी? प्रेजेंट एंड वोटिंग की। पी एंड वी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, प्रेजेंट एंड वोटिंग की। प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या मतलब है? फर्ज कीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर, जैसे लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स हैं, उसमें से 500 लोग आए, 500 पीपल आए। 500 में से 100 लोगों ने वोट करने से मना कर दिया कि भाई हम तो वोट नहीं दे रहे हैं, कि जो भी रूलिंग पार्टी जो लेके आई है बिल, हम इसके समर्थन में नहीं है, तो हम अपना आक्रोश प्रकट करेंगे। कैसे? वोट ना दे करके। तो अब वोट देने वाले कितने लोग हो गए? 400 ये हो गए प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब सिंपल मेजॉरिटी क्या होगी? इसका 50% से ज़्यादा। 400 का 50% कितना होता है? 200। हमें चाहिए 200 से ज़्यादा, मतलब 201 या उससे ज़्यादा। अगर 210 भी हुए, 220 भी हुए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर 201 भी अगर मेंबर्स ने वोट किया तो वो पर्टिकुलर बिल पास हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी की। अभी तक हमने बहुत ही सिंपल सी बात करी सिंपल मेजॉरिटी के बारे में। 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या बोलता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलता है मोर देन 50% ऑफ
इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव मेजॉरिटी से निकल के आती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो 50%, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, कि हाउस की जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है उसके 50% से ज़्यादा अगर लोग किसी के बिल के समर्थन में बोलते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ आखिर है क्या। तो मैं बताता हूँ आपको इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसीज। वैकेंसीज कैसे होती है? वैकेंसीज होती है या तो किसी मेंबर के रेजिग्नेशन की वजह से, या फिर किसी मेंबर की डेथ की वजह से, या फिर किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। तो जब तक बाई इलेक्शंस नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर सीट के ऊपर, जब तक बाई पोल्स नहीं होते हैं, उस पर्टिकुलर सीट का अलग से इलेक्शन नहीं करवाया जाता है, वो सीट वेकेंट समझी जाएगी। किन किन रीजंस की वजह से? या तो कोई मेंबर ने खुद रेजिग्नेशन दे दिया है, या फिर किसी मेंबर की डेथ हो गई है, या फिर किसी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है। अब वो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है ये हम अलग वीडियो में देखेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। इन 3 रीजंस की वजह से अगर कोई सीट खाली है, सिर्फ इन 3 रीजंस की वजह से अगर कोई सीट खाली है, तो फिर वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ के अंदर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो फिर से 545 मेंबर्स हैं, उसमें से 45 जो लोग हैं वो नहीं हैं हाउस के अंदर, मान लो 45 सीट्स नहीं है, -45। किन रीजंस की वजह से? 45 में से मान लो कि चलो डेथ तो किसी की भी नहीं हुई है, ऐसा 45 में से मान लो कि 25 ने रिजाइन कर दिया और 20 जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। तो पीछे कितने रह जाएंगे? 500। अब 500 हो गई हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इसका 50% से भी ज्यादा। तो क्या हो जाएगा? 500 का 50% कितना हो जाएगा? 250 से ज्यादा, मतलब 251। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पे प्रेजेंट इन वोटिंग का नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ अपने आप में एक अलग टाइप की मेजॉरिटी है। अच्छा, तो 251 से ज़्यादा। अब इन 250, मतलब मान लो 500 में से कुछ लोग वोट देने से मना कर दें, तब क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी उनका वोट, मतलब उनकी जो नंबर है वो माना जाएगा। कि अगर वो वोट नहीं भी करते हैं तब भी हमें चाहिए 251 से ज़्यादा, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है ये भी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। थर्ड मेजॉरिटी आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है, पहले मतलब देख लेते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ मतलब 545 जो था, मान थोड़ा इजी नंबर ले लेते हैं इसका, मान लीजिए कि हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 400 है, 400 ही है मान लो, है ना, 545 नहीं है, 400 ही है। तो हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए चाहिए 201 से ज़्यादा, बस। अब कोई वोट करे चाहे नहीं करे, आए चाहे नहीं आए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर हमें 201 से ज़्यादा मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए किसी भी बिल को पास कराने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एक चीज़ आप याद रखना दोस्तों, मैं बताऊंगा अभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज़ क्या है क्या नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अकेले कहीं पर भी यूज़ नहीं होती है, मतलब सिर्फ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहीं पे यूज़ होके कुछ भी काम नहीं होता है। ये हमेशा किसी और मेजॉरिटी के कॉम्बिनेशन में यूज़ होगी, मोस्टली स्पेशल मेजॉरिटी के कॉम्बिनेशन में यूज़ होगी। तो ऐसा ही कुछ है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो अलग से यूज़ कभी नहीं होगी, किसी और मेजॉरिटी के साथ में क्लब होकर के, अटैच होकर के यूज़ होगी, ठीक है। अगली हम देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। अब जैसे वर्ड है स्पेशल, नाम से ही स्पेशल है, यहाँ पे हमें चाहिए 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी हाउस की स्ट्रेंथ। स्पेशल मेजॉरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि यहाँ पे हाउस के 2/3 की स्ट्रेंथ चाहिए किसी बिल को पास कराने के लिए या फिर रिजेक्ट करने के लिए। तो ये स्पेशल मेजॉरिटीज़ हैं। स्पेशल मेजॉरिटीज़ भी बहुत टाइप की है दोस्तों। अगर
किसी जज का रिमूवल करना है हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, तब हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। अगर हमें प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है, इम्पीचमेंट मतलब पोस्ट से हटाना है, तब हमें चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना है, तब हमें चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे भी जैसे अभी हमने देखा था कि सिंपल मेजॉरिटी में 50% से ज़्यादा ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग था, इफेक्टिव में इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा था, और एब्सोल्यूट के अंदर 50% ऑफ मोर देन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ था। तो वैसे ही स्पेशल मेजॉरिटीज़ के अंदर भी अलग अलग टाइप की स्पेशल मेजॉरिटीज़ होंगी, जैसे कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग हो सकता है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ हो सकता है, और ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ में क्लब होकर के भी कोई और मेजॉरिटी की तरह यूज़ हो सकती है। तो आइए अब देखते हैं कि ये मेजॉरिटीज़ यूज़ कहाँ पे होती है। अभी तक हमने ये देखा कि कहाँ पे कितनी कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। एक बार मैं फिर से इनका रिवीजन करवा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये यूज़ कहाँ पे होती है। तो सबसे पहला था हमारा सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल में हमें क्या चाहिए था? मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अगला था इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या था? मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या थी? इफेक्टिव स्ट्रेंथ थी टोटल जो मेंबरशिप है हाउस की, टोटल मेंबरशिप या फिर टोटल स्ट्रेंथ लिख देता हूं TS माइनस वैकेंसीज। इसको मैं थोड़ा सा वापस यहां नीचे लिख देता हूं। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या थी? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। अब वैकेंसीज जो है वो कितने तरीके से हो सकती है? 3 तरीके से। या तो किसी की डेथ हो गई हो, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रिजाइन दे दिया हो, या फिर डिसक्वालिफिकेशन हो गया हो। डिसक्वालिफिकेशन मतलब कि हाउस ने निकाल दिया है, जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है या फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, उन्होंने निकाल दिया है किसी मेंबर को, वो उनका डिसक्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, इससे अगर 50% ज़्यादा है, मतलब 50% से ज़्यादा है इसके, तो फिर वो क्या हो जाएगी? इफेक्टिव मेजॉरिटी हो जाएगी। अगली हो गई कौन सी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एब्सोल्यूट अपने आप में फिक्स वर्ड है कि भाई 50% ऑफ, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर 400 मेंबर्स हैं हाउस के अंदर मान लो, तो 201 से ज़्यादा हमें चाहिए, चाहे कोई वोट करे चाहे नहीं करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगली थी हमारी स्पेशल मेजॉरिटीज। स्पेशल मेजॉरिटी क्या था? यहां पे तीनों जगह हमने 50% से ज़्यादा माना है कि अगर 50% से ज़्यादा लोग अग्री कर जाते हैं तो वो कौन सी होंगी? सिंपल होगी, इफेक्टिव होगी या एब्सोल्यूट होगी। याद रखिएगा कि स्पेशल मेजॉरिटीज़ के अंदर हमेशा हमें 2/3 66% जो है 2/3 से ज़्यादा चाहिए स्ट्रेंथ। अब डिपेंड करता है कि 2/3 से ज़्यादा या तो होगी प्रेजेंट एंड वोटिंग की, जो कि सिंपल के अंदर था, या होगी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब ये कहाँ पे यूज़ होगी ये हम देखेंगे। तो ये एक बार रिवीजन हो गया कि कहाँ पे किस किस मेजॉरिटी का क्या मतलब है। आइए अब देखते हैं कि ये मेजॉरिटीज़ यूज़ कहाँ पे होती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी की। सिंपल मेजॉरिटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने बता चुका हूँ आपको पहले भी कि ये यूज़ होती है मनी बिल के अंदर, ऑर्डिनरी बिल के अंदर, फाइनेंशियल बिल्स के अंदर। जो मैंने बिल्स की बात करी है अलग वीडियो के अंदर, आप देखिएगा उस वीडियो को। मैंने इन तीनों बिल्स के अंदर बताया कि सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होती है बिल को पास कराने के लिए, ठीक है। अगला है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर। ठीक है, अगर स्टेट
ने जो इमरजेंसी लगाई है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट ने अगर इमरजेंसी लगाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी, उसको अगर हटाना है तो हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी यूज होती है, रिमूवल ऑफ इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत जगह सिंपल मेजोरिटी यूज होती है कि अगर रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट से अमेंडमेंट करने के लिए तो फिर 50% ऑफ द स्टेट्स, वो एक तरीके की सिंपल मेजोरिटी हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट को अगर रूल करना है तो उनके पास में एटलीस्ट 50% मेजोरिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट के जितने मतलब सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड अपॉन सिंपल मेजोरिटी। अगर गवर्नमेंट सिंपल मेजोरिटी भी पास नहीं करवा पाती है तो वो एक तरीके का नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है और गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। तो किसी भी बिल के अंदर कहीं पे भी एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास में सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी यूज़ होती है, तो वो हम किसी और वीडियो के अंदर देखेंगे कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। जैसे हम क्लॉज बाय क्लॉज, आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा कि कहाँ कहाँ पे सिंपल मेजोरिटीज़ यूज़ हुई हैं। ठीक है, मेजोरिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है वो है जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, ऑफ राज्यसभा, उनके रिमूवल के अंदर इफेक्टिव मेजोरिटी यूज़ होती है कि 50% ऑफ द देन मेंबर्स यूज़ होता है। इसके लिए जो फ्रेज यूज़ होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है द देन मेंबर्स। याद रखिएगा, ये एज ए क्वेश्चन यूज हो सकता है, अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन ये कि इसका मतलब क्या है द देन मेंबर्स। मैंने बताया था कि टोटल मेंबरशिप जो है हाउस की, उसमें से वैकेंसीज को हटा दोगे अगर आप तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगला है एब्सोल्यूट। मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट अकेले यूज नहीं होती है, तो मैं इसको अलग से नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताता हूं स्पेशल मेजोरिटीज कहां कहां पे यूज होती है। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है स्पेशल मेजोरिटी का वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल का अमेंडमेंट करना होगा वाया आर्टिकल 368, ये आर्टिकल रट लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 के थ्रू जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे हमें चाहिए होगी स्पेशल मेजोरिटी। कौन सी? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस। तो ये है, इन दोनों को मिलाकर के ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास होगा। ठीक है, अब अगला कौन सी स्पेशल मेजोरिटी है? अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल करना है तो भी हमें क्या चाहिए होगी? मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये भी एक तरीके की स्पेशल मेजोरिटी होगी। अगर हमें आर्टिकल 61 के थ्रू प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट करना है, ये आर्टिकल याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर हमें आर्टिकल 61 के थ्रू प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट करना है इंपीचमेंट जैसे हिंदी में महाभियोग कहते हैं, अगर हमें इंपीचमेंट करना है तो हमें चाहिए होगी 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर चाहिए होगी। इसका रिमूवल का जो प्रोसेस है, जो प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट का प्रोसेस है, उसे हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे बिकॉज बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। बेसिक हम समझ लेते हैं कि 2/3 बहुमत चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का। अगर 250 मेंबर्स हैं उसका 2/3 चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो यही है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मेजॉरिटी अटेन करना है वो क्या है? वो रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसीलिए आज तक हमने आज तक एक भी बार कोई प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुए हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ पे भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है, उनको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा होगा ही ना कि
कहीं ना कहीं ऐसी कोई पार्टी ज़रूर होगी जिसके पास में 1/3 से ज़्यादा मेजोरिटी मिल ही जाएगी आपको। 2-3 पार्टीज को क्लब करके 1/3 से ज़्यादा मिल ही जाएगी। इसीलिए प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है वो बहुत मुश्किल है इंडिया के अंदर, हालांकि यूएस में भी बहुत मुश्किल है, बट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को देखते हुए यहाँ पे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट वाकई में बहुत ज़्यादा टफ बनाया गया। ठीक है, तो ये थी हमने देखी कि स्पेशल मेजोरिटीज़ है। यहाँ पे एक और स्पेशल मेजोरिटी आती है, वो है कि अगर स्टेट्स की जो लिस्ट है, अगर आर्टिकल 249 के अंदर कुछ चेंज करना हो, आर्टिकल 312 के अंदर चेंज करना हो, अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो, अगर कोई स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ चेंज करना हो, तब हमें ये तो चाहिए ही चाहिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके साथ में हमें चाहिए 50% ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल। कि मान लीजिए अभी कितने स्टेट्स हैं, अभी 28 स्टेट्स हैं, इसमें से 50% से ज़्यादा, 50% या उससे ज़्यादा स्टेट्स का अगर अप्रूवल मिलता है तो ही इनके अंदर चेंजेस किए जाएंगे। ये वाले आर्टिकल्स जो हैं हम ये विस्तार से पढ़ेंगे किसी और वीडियो के अंदर। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशल मेजोरिटीज़ कितने टाइप की होती है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। इन आर्टिकल्स को प्लीज़ आप याद रखिएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस। जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 61 है रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 249 है, आर्टिकल 312 और भी हैं। तो इनके थ्रू हम स्पेशल मेजोरिटीज़ को समझते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। सिंपल, इफेक्टिव और एब्सोल्यूट, इन तीनों के अंदर कीवर्ड है 50% से ज़्यादा। सिंपल के अंदर होगी 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इफेक्टिव के अंदर होगी मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। थर्ड है एब्सोल्यूट, उसमें होगी मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। स्पेशल मेजोरिटीज़ के अंदर याद रखिएगा 2/3 मेजोरिटी चाहिए एटलीस्ट, मतलब मोर देन 2/3 नहीं कह रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 2/3 कह रहा हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए 99 मेंबर्स हैं तो 66 मेंबर्स की चाहिए होगी अप्रूवल कोई भी बिल पास करवाने के लिए। तो ये किस किस तरीके से यूज़ होगी, या तो होगी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, या फिर होगी 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये होती है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर, जो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसके अंदर यूज़ होती है। आई होप आपको मेजोरिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा, बिकॉज बिना मेजोरिटी समझे हुए हम जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेंजेस हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि जहाँ जहाँ पे कौन सी मेजोरिटीज़ यूज़ हुई है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ है, उनको हम नहीं समझ पाएंगे। तो उनको समझने के लिए मेजोरिटीज़ का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें ऐसी कोई मेजोरिटी नहीं है जो किसी से कम है या किसी से ज़्यादा है। सिंपल मेजोरिटी का अपना रोल है, स्पेशल मेजोरिटी का अपना रोल है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जो कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है प्ले विद पॉलिटी करके। उसके अंदर मैं पूरे पॉलिटी के जितने टॉपिक्स हैं, डी बासु के, लक्ष्मीकांत के, सारे कवर करूँगा। आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, अगर आपको स्पेशली कोई टॉपिक पढ़ना हो तो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।